प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत पे आज हम बात करेंगे। छायावादी रचनाकार हैं जो छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें से एक है। जो तीन और स्तंभ हैं यानी कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला, इन पे बातचीत हो चुकी है। तो उनके जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस तरीके का इनका रचना कौशल रहा, कौन कौन सी इनकी खास बातें हैं, किन किन चीज़ों से प्रभावित रहे और आज़ादी में इनका किस तरीके से योगदान रहता है। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ वो 1900 में हुआ और 1970 में इनका देहावसान हुआ। तो इन्होंने भारतीय पराधीनता को भी देखा, जो भारत का पराधीनता का समय है वो भी देखा, और साथ में जो भारत की आज़ादी किस तरीके से हुई उसको भी महसूस किया और जाना। तो 1900 को जन्मे अल्मोड़ा जिले के कौसानी स्थान पर इनका जन्म हुआ, जो कि तत्कालीन उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। काफ़ी प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक अंचल से जुड़े हुए क्षेत्र में इनका स्टार्टिंग का जो जीवन है वो है। 1970 में इनका देहावसान हुआ। खास बात यह है कि ये भी इलाहाबाद से संबद्ध रहे बाद में। तो ये इनकी कुछ बेसिक बातें। इनके यहाँ किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपको पता है आरंभिक तौर पर प्रकृति सौंदर्य से जुड़ते हैं, इनका रुझान होता है। फिर एक किस तरीके से प्रकृति सौंदर्य से मानव सौंदर्य की तरफ इनका रुख होता है, और मानव सौंदर्य से समाजवाद की तरफ ये जो है आकृष्ट होते हैं, और समाजवाद से अरविंद दर्शन में प्रवृत्त होते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अरविंद दर्शन में आखिरी समय में प्रभावित रहते हैं, जिसमें लोकायतन जैसी रचना आती है, जिसमें स्वर्णधूलि जैसी रचना आती है। तो इनके अंतिम अरविंद दर्शन से जो प्रभावित रचनाएं हैं, अध्यात्म जो उनका क्षेत्र है, अध्यात्म का जो क्षेत्र है, तो उनसे जो प्रभावित रचनाएं हैं वो लोकायतन और स्वर्णधूलि जैसी रचनाएं हैं। युगबोध के अनुसार काव्य भूमि का विस्तार, इनकी काव्य चेतना की ये विशेषता है कि युग बोध के अनुसार जो है इनकी काव्य भूमि का जो विस्तार है वो हमको इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं की बात कर लें, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। देखिए इनका जो काव्य क्षेत्र है वो तकरीबन 60 वर्षों का है, यानी कि जो इनका रचना क्षेत्र है, जिसके 3 चरण माने गए हैं, 3 चरण बनाए गए हैं। जिसका पहला चरण जो है वो छायावादी रचनाओं का है, या कहें कि इसमें छायावादी प्रवृत्तियाँ हैं इनकी खास तौर से। आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये छायावादी युगीन जो रचनाकार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ एक तरीके से हैं। जो इनकी रचना है पल्लव, इस रचना को छायावाद की सृजनात्मकता का चरमोत्कर्ष माना गया है, और साथ में सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में भी इनकी सृजनात्मकता का चरमोत्कर्ष माना गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो स्टार्टिंग फेज की जो इनका पहला फेज है जो कि छायावादी रचनाओं का है, उसमें पल्लव, वीणा, ग्रंथि और गुंजन जैसी रचनाएं जो है वो प्रकाशित होती हैं। फिर उसके बाद आपको पता है ये प्रकृतिवाद, इनके अंदर जो मार्क्स और फ्रायड से प्रभावित होकर जो रचनाओं का सृजन होता है, जिसमें युगांत आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आखिरी तौर पे आपको पता है तीसरे चरण में स्वर्णधूलि और लोकायतन जैसी रचनाएं आती हैं, जिसमें वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं, अध्यात्म से प्रभावित होते हैं। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से ये प्रकृति से मानव सौंदर्य की तरफ इनका रुख होता है, फिर समाजवाद में आकृष्ट होते हैं, समाजवाद की तरफ आकृष्ट होने के बाद ये अरविंद दर्शन की तरफ प्रवृत्त होते हैं, बढ़ते हैं। तो रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, पल्लव, वीणा, ग्रंथ, गुंजन, युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन। लोकायतन इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है कि 1921 में प्रयाग में जब इनका हायर एजुकेशन चल रहा था, यानी कि उच्च शिक्षा इनकी चल रही थी, उस दरम्यान आपको पता है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसमें गांधी जी बहिष्कार का आह्वान कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो भी बातचीत आती है, तो ये क्या करते हैं, ये महाविद्यालय में जो उनकी पढ़ाई चल रही थी उसको छोड़ते हैं और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के अध्ययन में, स्वाध्याय में लग जाते हैं। तो ये इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, किस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो महत्वपूर्ण है। प्रकृति का इनके यहाँ बड़ा अच्छा खूबसूरत चित्रण मिलता है। इनकी 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में बिल्कुल आती हैं, जैसे कि चिदम्बरा, इनका जो काव्य संग्रह है, एक चिदम्बरा काव्य संग्रह, एक कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ये जो दोनों रचनाएं हैं, इसमें जो पहली रचना है ये ज्ञानपीठ से सम्मानित है, ज्ञानपीठ का मिला 1968।
चिदम्बरा काव्य संग्रह पे इनको ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ सम्मान, जो कि साहित्य का बहुत बड़ा सम्मान है। 1968 में सम्मान इनको मिलता है। कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए ये भी काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको क्या मिला, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला, साहित्य अकादमी सम्मान, जो कि साहित्य का बड़ा सम्मान है। ये भी कई भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। ये इनको 1960 में मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1960 में साहित्य अकादमी सम्मान से कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह पे इनको सम्मान मिलता है। चिदम्बरा ज्ञानपीठ सम्मान 1968 में इनको मिलता है। तो ये फैक्ट आपको इनके बारे में ध्यान रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके विषय में। तो किस तरीके से जो पंत हैं वही काम कर रहे हैं जो उस समय के तत्कालीन युगीन लोग कर रहे हैं, जैसे शंकर प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा जी लोग कर रही हैं। किस तरीके से वो लोग देश के विकास के लिए और देश को आज़ादी दिलाने में सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। जब आज़ादी मिलती है तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो बहुत अच्छी कविताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत के विषय में कुछ बेसिक बातें। इससे पहले हमने तमाम संत लोगों पे बात की है जो भक्ति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, अन्य लोगों पे बातचीत हुई है, तो उनका जो वीडियोज़ का लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए साहित्यकार, आलोचक अथवा रचनाकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।